हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। अगले आधे घंटे में हम खबर तो दिखाएंगे और खबरों की पेचीदगी को भी समझाएंगे कि क्या है नीट पेपर लीक का बिहार कनेक्शन और कहां तक फैला है बिहार के सॉल्वर गैंग का जाल। बताएंगे कि बिहार में क्यों होते हैं नाव हादसे और झारखंड में किसानों की कर्ज माफी पर सियासत क्यों है तेज और एक बार फिर क्यों ईवीएम पर उठ रही है सवाल। तो देखते रहिए खबर तो समझिए। और नीट पेपर लीक मामले में ईओयू लगातार एक्शन मोड में है। 9 परीक्षार्थी और उनके अभिभावकों से 18 और 19 जून को पूछताछ होनी है। हर कैंडिडेट से आरोपियों ने 40 लाख रुपए वसूले थे। बिहार के सॉल्वर गैंग के तार बिहार ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों तक फैले हुए। नौकरी की होने वाली कोई भी परीक्षा हो, पेपर लीक हो जाना जैसे तय मानिए। परीक्षा शुरू होते ही प्रश्न पत्र वायरल होने लगता है, चाहे वो नीट परीक्षा हो, बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा हो या फिर बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा। बिहार के सॉल्वर गैंग सक्रिय हो जाते हैं। सॉल्वर गैंग बिहार में ही नहीं बल्कि बिहार के बाहर भी कई राज्यों में अपना जाल फैलाए हुए हैं और पेपर लीक की घटना को अंजाम देते हैं। नीट 2024 पेपर लीक के तार भी बिहार से जुड़ रहे हैं। नीट पेपर लीक कांड की जांच कर रहे आर्थिक अपराध इकाई की कार्रवाई जारी है। ईओयू ने परीक्षा में शामिल 9 परीक्षार्थियों को उनके साथ अभिभावकों के साथ पूछताछ के लिए बुलाया है। सभी से अगले सप्ताह 18 और 19 जून को पूछताछ होगी। दरअसल सॉल्वर गैंग के पास इन सभी परीक्षार्थियों के रोल नंबर मिले थे और अब इन सभी परीक्षार्थियों से पूछताछ होगी। ये जो आर्थिक अपराध इकाई का कार्यालय आप देख रहे हैं, यहीं पर सभी अभ्यर्थी आएंगे। अपने अभिभावकों के साथ यानी गार्जियन के साथ उन्हें आना है। नीट पेपर लीक कांड में बड़ा खुलासा भी हुआ है। पूछताछ के दौरान राज्य सरकार के 56 साल के जूनियर इंजीनियर सिकंदर यादव ने अपनी भूमिका कबूल की है। खास बात यह है कि इसमें 40 लाख रुपए में सौदा हुआ था, जिसमें से सिकंदर यादव को हर कैंडिडेट से 8 लाख रुपए मिलने थे। सिकंदर यादव के पास कई परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र मिले हैं, जिसमें अभिषेक कुमार है, शिवनंदन कुमार, आयुष राज, अनुराग यादव। सिकंदर ने संजीव सिंह, रॉकी, नीतीश और अमित आनंद नाम के 4 सेटर को भी सेट किया था। बिहार का सॉल्वर गैंग बिहार में ही नहीं बल्कि बिहार के बाहर भी कई राज्यों उत्तर प्रदेश, ओडिशा, दिल्ली, राजस्थान सब जगह अपना जाल फैलाए हुए हैं। इस बार जो नीट पेपर लीक कांड की घटना सामने आई है, उसमें सॉल्वर गैंग की भूमिका देखने को मिली है। नीट पेपर लीक कांड के बाद एक बार फिर से बिहार के सॉल्वर गैंग की चर्चा पूरे देश में है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि केवल नीट ही नहीं, बिहार के सॉल्वर गैंग ने कई राज्यों में होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अपनी पैठ जमाई है। बिहार के सॉल्वर गैंग ने कई राज्यों में अपना जाल फैला रखा है और जहां भी कोई पेपर लीक होता है उसका बिहार कनेक्शन सामने आ जाता है। सवाल है कि इस चेन को कैसे तोड़ा जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और जानिए अब तक क्या क्या हुआ है। नीट की परीक्षा में पेपर लीक के आरोप लगे और पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। एनटीए ने 1563 परीक्षार्थियों के ग्रेस मार्क्स को रद्द कर दिया है। ईओयू इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। 9 अभ्यर्थियों को ईओयू ने नोटिस जारी कर दिया है। 18 और 19 जून को सभी से पूछताछ भी होगी। जेई सिकंदर यादव की बहुत बड़ी भूमिका बताई जा रही है। सिकंदर यादव के पास प्रवेश पत्र बहुत सारे थे। अमित और नीतीश को मिले थे ये प्रश्न पत्र और 4 मई को प्रश्न मिलने के बाद ये पूरा गैंग एक्टिव हो गया था। रामकृष्ण नगर के सेफ हाउस में उम्मीदवार जुटे हुए थे। सभी से 40 लाख में ये सौदा किया गया। अमित नीतीश ने सभी को रटवाए उत्तर और उत्तर रटवाने के बाद सेंटर पर सभी को छोड़ा। जेई सिकंदर यादव को 8 लाख रुपए मिलने थे।
तो आप ये सोच सकते हैं कि किस तरीके से ये गैंग पूरी तरह से अपनी कार्यशैली को आगे बढ़ाते हुए, अपने कार्य को बढ़ते हुए आगे करते हुए किस तरीके से इन्होंने नीट की परीक्षा को न सिर्फ लीक किया बल्कि परीक्षार्थियों को आंसर्स भी रटवाए। आपको ये भी बताते हैं कि आखिर कितनी दफा पेपर लीक हुआ है। जून 2024 में नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ। मार्च 2024 में बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 3 लीक हो गई पेपर, उसके भी प्रश्न पत्र लीक हुए। अक्टूबर 2023 में पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र भी लीक हो गया। अगस्त 2023 में अमीन भारती परीक्षा, मई 2022 में इसका भी पेपर लीक हुआ और बीपीएससी 67वीं प्रारंभिक परीक्षा फरवरी 2022 का पेपर भी लीक हुआ था। और अगर आपको याद हो तो उत्पाद विभाग भर्ती परीक्षा 2021 की अगर हम बात करें, मार्च में ये परीक्षा होनी थी और इसका भी पेपर लीक हुआ। अग्निशमन सेवा भर्ती परीक्षा जनवरी 2021 में पेपर लीक हुआ। बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा 2019 में पेपर लीक हुआ। बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा अक्टूबर 2017 में इस परीक्षा का भी प्रश्न पत्र लीक हो गया। यानी कि पहले भी कई दफा पेपर लीक के मामले सामने आते रहे हैं और अब भी पेपर लीक का सिलसिला बदस्तूर जारी है। तो आप ये समझ सकते हैं कि क्यों इस तरह के गैंग एक्टिव रहते हैं और बार बार एक ही तरह की घटना को अंजाम देते हैं। क्योंकि बढ़ते आगे, बिहार के सॉल्वर गैंग के जाल को आप भी समझिए। बिहार के सॉल्वर गैंग का जाल देश के कई राज्यों में फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, दिल्ली, राजस्थान तक ये जाल फैला हुआ है। ये गैंग पैसे लेकर परीक्षा पास कराने का ठेका लेते हैं। कई बार पेपर आउट कराने में इनकी भूमिका बहुत बार सामने आ चुकी है। उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा में कई लोगों को अरेस्ट किया गया और यूपी के एसटीईटी परीक्षा में सॉल्वर गैंग के कई गुर्गे गिरफ्तार हुए। यूपी के सब इंस्पेक्टर एग्जाम में बिहार के सॉल्वर गैंग की घुसपैठ भी देखने को मिली और बाद में सॉल्वर गैंग के कई सदस्य पकड़े गए। दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में घुसपैठ हुई और सॉल्वर गैंग के सदस्य वहां पर भी पकड़े गए। राजस्थान में पेपर आउट करने का ठेका लिया गया था और बिहार के सॉल्वर गैंग के कई सदस्य वहां भी पकड़े गए। ओडिशा सर्विस कमीशन के एग्जाम में उनकी भूमिका सामने आई। वैशाली में पोस्टेड क्लर्क को गिरफ्तार किया गया। मतलब कि ऐसे मामलों में बिहार के सॉल्वर गैंग के सदस्य कई जगहों पर पकड़े जा चुके हैं, लेकिन ये चेन जो है वो अब तक टूट नहीं पाई है क्योंकि बदस्तूर बार बार अलग अलग परीक्षाओं के प्रश्न पत्र आज भी लीक होते हैं। बढ़ते आगे, भोजपुर के बिया में गंगा दशहरा के दौरान नदी में डूबने से 4 बच्चों की जान चली गई। बाढ़ के उमानाथ गंगा घाट पर भी बहुत बड़ा नाव हादसा हुआ है। नाव पलटने के बाद से 4 लोगों के लापता होने की खबर है, जबकि 13 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। एक बार फिर त्योहार की खुशियां मातम में बदल गई। मौका गंगा दशहरा का था। सुबह से ही नदी के घाटों पर लोगों की भीड़ जुट रही थी, लेकिन लापरवाही ने 4 बच्चों की जान ले ली। घटना भोजपुर के बिहिया की है। शिवपुर घाट पर बन रहे ब्रिज के पास दीपू यादव, सोनू यादव, निशु शर्मा और रामजी गोंड सेल्फी ले रहे थे, लेकिन सेल्फी लेने के दौरान 4 बच्चे नदी में गिर पड़े। लोगों ने बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन निराशा हाथ लगी। गंगा में डूबे ये 4 बच्चे बिहिया थाना क्षेत्र के खरौनी गांव के रहने वाले थे। गंगा दशहरा पर भोजपुर के बाद बाढ़ में भी दर्दनाक हादसा हुआ। नाव पर एक ही परिवार के 17 लोग स्नान करने जा रहे थे, लेकिन उमानाथ गंगा घाट के पास नाव नदी में पलट गई। लोगों ने 13 लोगों को सुरक्षित बाहर तो निकाल लिया, लेकिन 4 अभी भी लापता हैं, जिनको ढूंढने में एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है। एक ही फैमिली के 17 लोग जो है वो नाव पे थे और नाव पलटी थी। तो अभी जो है 4 लोग जो है वो मिसिंग है और बाकी 13 लोग जो है। बिहार में इस तरह का ये कोई पहला मौका नहीं। अक्सर नदी में डूबने, नाव के पलटने की घटनाएं होती हैं। कुछ दिनों तक प्रशासन अलर्ट मोड में रहता है, लोग भी एहतियात बरतते हैं, लेकिन समय के साथ फिर लापरवाही शुरू हो जाती है और नींद तब खुलती है जब कोई नया हादसा हो जाता है। काश कि ऐसी लापरवाही कभी ना हो। न्यूज़ 18 के लिए आरा से चंदन और बाढ़ से अनिरुद्ध की रिपोर्ट। और बिहार की नदियों में होते हादसों को आप भी समझ लीजिए। बिहार का एक बहुत बड़ा इलाका नदियों से घिरा हुआ है और ऐसी जगहों पर लोगों को नाव से आना जाना पड़ता है।
नाविक क्षमता से ज्यादा यात्रियों को बिठा लेते हैं। ओवरलोडिंग की वजह से नाव अक्सर पलट जाया करती है और कई लोगों की जान चली जाती है। इसके अलावा नदियों में नहाने के दौरान भी बहुत सारे हादसे होते हैं। पर्व त्योहार के दौरान लोग नदियों में नहाने के लिए जाते हैं और लापरवाही की वजह से हादसों में कई लोगों की जान चली जाती है। हालांकि नदियों में नाव के परिचालन पर बहुत ही सख्त कानून है, लेकिन ना तो ओवरलोडिंग पर लगाम लग सकी है और ना ही हादसे आज तक रोके जा सके हैं। बढ़ते आगे, झारखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य के किसानों को कर्ज माफी योजना के तहत रिझाने की कोशिश बहुत तेज हो गई है। अब राज्य के किसानों का 2 लाख रुपए तक कर्ज माफी का फैसला कृषि विभाग ने ले लिया है। बीजेपी ने राज्य सरकार के इस दाव पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि 4.5 साल तक किसानों को ठगने के बाद अब राज्य सरकार फिर एक बार किसानों को नया सपना दिखाने में जुटी है। ये रिपोर्ट देखिए। किसानों की कर्ज माफी सहारे 2019 के विधानसभा चुनाव में जीत का स्वाद चख चुकी जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन ने एक बार फिर उसी मुद्दे के सहारे सियासी जंग फतह करना चाहती है। विधानसभा चुनाव के पहले एक बार फिर 2 लाख तक की कर्ज माफी की घोषणा की गई है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का दावा राज्य के 1,91,000 किसानों को लाभ पहुंचाने का है। 50,000 तक स्टैंडर्ड का किया था, उसको बढ़ाकर 2 लाख तक करने का प्रावधान किया, जिससे इस राज्य के लगभग 1,91,000 किसानों को इसका लाभ निश्चित रूप से मिलने जा रहा है। माफी की योजना सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, वो 2 लाख तक होगी और 2 लाख तक लोगों का जो लोन है उसको माफ करने का काम सरकार के द्वारा किया जाएगा। किसानों की कर्ज माफी की योजना पहले भी देखने को मिली है। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन ने सरकार बनने पर किसानों का 2 लाख रुपए तक कर्ज माफ करने का वादा किया था, लेकिन पहले किए गए कर्ज माफी के वादे की जमीनी हकीकत कुछ और ही है। किसान कर्ज माफी की जमीनी हकीकत 2 लाख तक के कर्ज माफी का था ऐलान, हकीकत 50,000 तक की कर्ज माफी हुई। राज्य की मुख्य विपक्षी दल बीजेपी भी राज्य सरकार के दावों पर सवाल खड़ी कर रही है। 4.5 साल, अभी 5 साल लगभग पूरा होने वाले हैं और इनको चिंता नहीं थी 2 लाख ऋण की। 50,000 तक का जो घोषणा किए थे या जो इन्होंने कुछ किया है उसका भी कुछ स्पष्ट आंकड़ा नहीं है। उसमें 2,000 के ऋण भी हैं, सुनने में लगता है कि 50,000 रुपए की माफ़ी, लेकिन वो तो 1,000, 2,000, 3,000 के ऋण भी हो सकते हैं। ये सरकार केवल और केवल जनता को दिग्भ्रमित कर रही है। अब देखना होगा कि राज्य सरकार जिस 1,91,000 किसानों को 2 लाख रुपए तक की ऋण माफी का दंभ भर रही है, वो हकीकत में कितने किसानों तक पहुंच पाता है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार की रिपोर्ट। और कर्ज माफी के पीछे की मंशा को आप भी समझिए। झारखंड में विधानसभा का चुनाव बहुत नजदीक है। उसके पहले सरकार ने कर्ज माफी का ऐलान कर दिया है। किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ करने का फैसला लिया गया। सरकार का दावा 1,91,000 किसानों को लाभ पहुंचाना है। बीजेपी ने सरकार के दावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका आरोप है कि सरकार ने 4.5 साल तक किसानों को सिर्फ और सिर्फ ठगा है और अब जबकि चुनाव नजदीक हैं तो कर्ज माफी का जाल फेंका जा रहा है। 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी 2 लाख तक की कर्ज माफी का वादा था, लेकिन 50,000 तक ही कर्ज माफी हुई। यही नहीं, राज्य के 9 लाख किसानों का डेटा तैयार किया गया था, लेकिन राज्य में 4,73,000 किसानों का 50,000 रुपए तक ऋण माफ हुआ था। तो कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव के पहले तैयारियां राजनीतिक दलों की तरफ से जारी है, सत्ता पक्ष की तरफ से भी जारी है। बढ़ते आगे, लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर ईवीएम का मुद्दा उठा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ईवीएम को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बिजनेसमैन एलन मस्क की पोस्ट को टैग कर दिया है। इस पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा है कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है।
किसी को भी उसकी जांच करने की अनुमति नहीं है। अखिलेश ने भी ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। अमेरिका में ईवीएम के खिलाफ इलॉन मस्क के ट्वीट पर नया सियासी घमासान शुरू हो गया है। इलॉन मस्क के ट्वीट के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ईवीएम पर एक बार फिर से सवाल खड़े किए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी ने पोस्ट किया, भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उसकी जांच करने की इजाजत नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। राहुल गांधी ने मुंबई में एक प्रत्याशी के समर्थकों की तरफ से की गई गड़बड़ी से जुड़ी खबर शेयर करते हुए लिखा, जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है। हालांकि मुंबई में ईवीएम को मोबाइल से अनलॉक करने की रिपोर्ट पर चुनाव आयोग कह चुका है कि ईवीएम का मोबाइल से कोई कनेक्शन नहीं है और ईवीएम की काउंटिंग के लिए किसी कोड की जरूरत नहीं पड़ती है। ईवीएम पर नए सियासी बवाल के बीच समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है, टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। आज जब विश्व के कई चुनावों में ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की आशंका जाहिर की जा रही है और दुनिया के जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ईवीएम में हेराफेरी के खतरे की खुलेआम बात कर रहे हैं, तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल की जिद के पीछे की वजह क्या है, ये बात भाजपा ही साफ करे। ईवीएम पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव और टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क के सवाल उठाने के बाद बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर इलॉन मस्क के दावे को गलत बताया। राजीव चंद्रशेखर ने लिखा कि इलॉन मस्क का विचार अमेरिका और अन्य जगहों पर लागू हो सकता है, जहां वो इंटरनेट से जुड़ी वोटिंग मशीनें बनाने के लिए नियमित कंप्यूटर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भारतीय ईवीएम कस्टम डिजाइन, सुरक्षित और किसी भी नेटवर्क या मीडिया से अलग है। कोई कनेक्टिविटी नहीं, कोई ब्लूटूथ, वाईफाई, इंटरनेट नहीं है। बता दें कि टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क की ईवीएम पर सवाल उठाने के बाद से ये मुद्दा फिर से सुर्खियों में आ गया है। मस्क ने दावा किया था कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, इसे अमेरिकी चुनावों से हटा दिया जाना चाहिए। हालांकि मस्क ने अपने दावों के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया है। मस्क ने ये बात अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर की एक पोस्ट को रिपोस्ट करके कही। अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। हालांकि राजीव चंद्रशेखर का साफ कहना है कि ईवीएम के लिए भारत में सबसे दुरुस्त व्यवस्था है। इलॉन मस्क का विचार अमेरिका और अन्य जगह पर लागू हो सकता है, भारत पर नहीं, क्योंकि यहाँ ईवीएम नेट से कनेक्ट नहीं होता। फिर भी देखना यह है कि ईवीएम पर शुरू हुआ ये नया विवाद कहां तक जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।